मुझे लगा मैं प्रेस से रूबरू होती हूँ ताकि कुछ बातें जो है वो मैं आपके बीच में रख सकूं और पूरी जो है उसकी और बहुत सारी डिटेल जो है जब ये कानून की प्रक्रिया हम लाएंगे उसके बाद एक बार फिर से आपको पूरी डिटेल में आपसे रूबरू होंगी मैं, और उसकी तैयारी हम लोग कर रहे हैं और शीघ्र ही उस प्रक्रिया को हम लोग पूरा कर लेंगे, क्योंकि हम राजनीति में हैं और हम 5 वर्ष के बाद चुनाव लड़ते हैं। आपके ध्यान में मैं 93 से चुनाव लड़ रही हूँ और मैंने 6 चुनाव लड़ चुकी हूँ और उसमें से हर बार इलेक्शन कमीशन के सामने हमें एफिडेविट दायर करना होता है जो फॉर्म 26 होता है और उसमें आय, व्यय, प्रॉपर्टी और एसेट्स की डिटेल दी जाती है। वो प्रॉपर्टीज जो कि मेरे परिवार ने 2017 के चुनाव के बाद खरीदी है, अब बाकी सबकी डिटेल जो है 2012-2017 के चुनावों के एफिडेविट में वो दी जा चुकी है, जिसका जिक्र मनकोटिया ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बार बार किया है। उसकी ऑलरेडी हमने जो है वो एफिडेविट्स दे चुके हैं सरकार को। मेरे हस्बैंड जो है वो ब्रिगेडियर रह चुके हैं और उन्होंने 32 इयर्स जो है आर्मी में सेवा दी है और उस सेवा के दौरान वहां से निर्वित होके पूरी सर्विस करने के बाद वो उनके पास जो पर्क्स थे उसको हमने जो सदुपयोग किया है, लेकिन मनकोटिया की तरह थोड़ा के भाग के आगे पेंशन भी मिलती है कि नहीं मिलती, मैं उस पर भी प्रश्न करती हूँ। जो सेना में खरा नहीं उतरा उसने राजनीति में कितने पैंतरे बदले, मुझे इसके बारे में कहने की जरूरत नहीं है। आप मेरे से ज्यादा समझदार है, कितनी पार्टियां बोले, कितने झूठ बोले, कितने एलिगेशंस लगाए और कितनी बार यूज हुआ अलग अलग हाथों में, मैं ये कहना चाहूंगी। और मेरा बेटा और तुषार कुमार जिसने बीबीए किया, उसके बाद 1 साल की नौकरी की इन्वेस्टर क्लिनिक नाम की कंपनी में दिल्ली में, उसके बाद उसने एमबीए किया, उसने एमबीए जो है एमिटी यूनिवर्सिटी नोएडा से किया और फिर 1 वर्ष की उसने नौकरी की। उसके बाद मैंने उसे बुलाया और मेरे हस्बैंड ने, मेरे बेटे ने एक वेंचर अपनी कंपनी बनाकर पूरा करने की योजना में ये लोग लगे और मेरे पति और मेरे रिटायर होने के बाद जो भी उनको बेनिफिट्स मिले और अब लगभग 1.25 लाख के करीब इनकी पेंशन भी है पर मंथ। और मैं 98 से लगातार एमएलए भी हूँ और मुझे भी जो हैंडसम सैलरी मिली, पर्क्स मिले, उसमें हम लोगों ने एक कठोर मेहनत करके सरल और सादगी की जीवन जीते हुए हम लोगों ने सेविंग की है और मेरे पति ने समय समय पर उस सेविंग के जरिए छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट की है। समय समय पर हमने लोन लिए हैं जिसका ब्यौरा भी एफिडेविट में उपलब्ध है। इस समय मेरे परिवार के नाम 3,55,00,000 का ऑफिशियल लोन चल रहा है। प्रधानमंत्री जी ने, माननीय नरेंद्र मोदी जी ने मेक इन इंडिया का आगाज किया। माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी ने हिमाचल के निवासियों को अपना व्यवसाय चलाने के लिए बहुत सारी योजनाएं और इंसेंटिव देने का जो ऐलान किया है, उसमें से हम कानून के दायरे में रहते हुए पूरी कानूनी प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए हमने जमीन खरीदी है। इसमें किसी भी प्रकार का कुछ वायलेशन नहीं है और मुझे लगता है ये हमारा फंडामेंटल राइट है। हर नागरिक का एक राइट है कि वो अपनी सेविंग से कुछ भी खरीद सकता है कानून के दायरे के बीच में। क्या मेरा परिवार जमीन नहीं खरीद सकता? क्या उनको कानून के दायरे में रहते हुए अपना व्यवसाय प्रारंभ करने का अधिकार नहीं है? इसमें क्या गलत है, मैं विजय सिंह मनकोटिया से पूछना चाहती हूँ। क्या उसको हमें जहाँ ग्रो करने का अधिकार है? और इसमें मैं कुछ बिंदु और लेना चाहूंगी जो उन्होंने महाल फतेहपुर पट्टी की जमीन के बारे में जिक्र किया है। उन्होंने गलत आंकड़े दिए मनकोटिया ने। इसमें 4000 कनाल मेरे परिवार के नाम की बात कही है उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वो पूर्णतः गलत है। हाँ, हमने वहां पे जमीन जरूर खरीदी है। जमीन बंजर, कदीम और खड़ेतड़ है वो जमीन जो है, और कोई भी ऐसा सौदा जो है जिसको वो बोल रहा है बेनामी क्या होती, मैं उनको उस पर भाषा को भी बताऊंगी, वो उसमें कहीं पे नहीं हुई है और ये जमीन जो है वो पब्लिक डोमेन में है। और उन्होंने महाल दिब्बा द्रिणी का जिक्र किया।
वहां पे 18 कनाल जमीन, जो 14 जुलाई 1994 में ये जमीन खरीदी गई थी 94 में, और उस समय एमएलए भी नहीं थी, 93 के एक चुनाव लड़ा था मैंने, तब की वो जमीन है। जो जमीन लगभग 19 कनाल 3 मरले है, उन दिनों वो भी जमीन ऐसे खड़ा था, आज दिन तक उस जमीनों पे कहीं पे कोई डेवलपमेंट कुछ भी नहीं हुआ हुआ। उसमें से एक कनाल बाद में मेरे नाम भी आई, और 2012 और 17 के इलेक्शन एफिडेविट में इसको डिक्लेयर किया हुआ है। उससे पहले जब मैं पिछले टर्न्योर में मंत्री थी, मुख्यमंत्री को प्रॉपर्टी रिटर्न में भी इसे दिखाया गया है। इसकी किस्म भी बंजर कदीम, जैसे मैंने आपको बताया है। एक बंधु और उन्होंने किया है भागसू नाम में गेस्ट हाउस, खैर उन्होंने होटल बोला, लेकिन ये गेस्ट हाउस के नाम से इसका जो है ये गेस्ट हाउस है। ये मेरे बेटे के नाम पर, जो प्रसाद के नाम पे 1 कनाल और ब्रिगेडियर पवन के नाम पर 1 कनाल 3 मरले जमीन है। और इस जमीन को अगर हम लोग नक्शे की बात करें, टीसीपी और एमसी धर्मशाला में 11 फरवरी 2016 को गेस्ट हाउस के नाम पे नक्शा पास हुआ, गेस्ट हाउस के नाम पर। और ये कांग्रेस के समय में ही हमने उस समय नक्शे बनवा के ये किया था। उस समय तो मुझे पता भी नहीं था कि मैं मंत्री होंगी, क्या होगा आगे। अप्रोक्सीमेटली इसमें जो है सेटबैक्स छोड़कर 1 कनाल 4 मरले जो है उसके बीच में ये हमारा गेस्ट हाउस बन रहा है। सेटबैक्स छोड़ किसी भी प्रकार की कोई भी एंक्रोचमेंट वायलेशन जो है उसमें नहीं हुई। पूरा काम नक्शे के मुताबिक हो रहा है। जो उन्होंने कहा कि सरकारी या वन भूमि के ऊपर बन रहा है, ये पूर्णतः मनकोटिया गलत बोलते हैं, बिना तथ्यों के बोलते हैं। और मुझे लगता है जो दस्तावेज उन्होंने लिए क्लीन से, उनको उन्होंने ठीक से ना पढ़ा, ना देखा, ना समझा। और मकार मैंने इसलिए कहा, उनके हाथ में दस्तावेज थे, उसके बावजूद भी सच उनके हाथ में था, उन्होंने झूठ बोला, क्योंकि तथ्यों के तोड़ मरोड़ के सनसनी जो है वो करने की कोशिश जो है उन्होंने की। और जो अवैध की कटान की बात उन्होंने की, गवर्नमेंट परमिशन से के बाद पूरी प्रक्रिया अपनाने के बाद जो पेड़ गिरे हुए थे या जो उनकी परमिशन सरकार से लेके उन्हीं पेड़ों पे ऊपर को ही काटा गया था। उस समय परमिशन की कॉपियां जो है, सरकारी परमिशन जो होती है, जो कैबिनेट से होती है, वो हमारे पास उपलब्ध है। और किसी भी एजेंसी ने या कोई कोर्ट ने मेरे परिवार को कोई समन भी नहीं इसमें दिए। कई होता है ऐसे कोई झूठ बोलता है, समन आ जाते हैं, ना ही कोई जानकारी मांगी, क्योंकि वायलेशन नहीं है। इसलिए संबंधित विभागों ने अपनी अपनी रिपोर्ट जो है वो सौंपी होगी, लेकिन हमें कोई भी किसी तरीके की कोई समन नहीं मिला, क्योंकि उसमें कोई वायलेशन नहीं थी। और इसलिए ये भी झूठ जो सरकारी भूमि पे बना रहे हैं, ये सब चीजें जो है वो गलत है उनकी। इसी तरीके के साथ मैं कहना चाहूंगी, गमरू वाली लैंड की बात मैं कहना चाहूंगी। धर्मशाला में ये ब्रिगेडियर पवन ने 25 नवंबर 2009 को ये जमीन जो लगभग 5 कनाल 2 मरले खरीदी है, क्योंकि इसमें भी जो है 27 लाख 27.5 लाख की ये जमीन खरीदी गई थी उस समय 2009 में। और इसमें 15 लाख का चेक एक्सिस बैंक दिल्ली का, क्योंकि उस समय ये वहां पोस्टेड थे, बैंक इनका वहां था। और दूसरा 12.5 लाख का चेक पीएनबी शाहपुर का इसमें लगा हुआ है। और 2012 और 17 के इलेक्शन एफिडेविट में इसका ब्यौरा जो है वो भी दे दिया गया है। तो इसी तरीके से मैं कहना चाहूंगी, मनकोटिया जी ने जो कृपा करके वो बताने की कृपा करेंगे कि भू माफिया की परिभाषा क्या होती है। वो भू माफिया है, जिस तरीके से उन्होंने ये शब्द इस्तेमाल किया, मेरे मन में और भी उद्गार आ रहे, समय आने पे वो आपके आगे लाए जाए। क्योंकि उनके परिवारों ने कहा जमीनें बेची, कहा क्या हुआ, कितना उसमें था, कल को मैं भी कह सकती हूँ उनके बारे में। लेकिन मैं अपनी बात को रखते हैं, मेरे परिवार ने जो जमीन खरीदी है वो अपने यूज के लिए है। हमने बेची नहीं कि खरीदी और बेची, जब उसके बीच में तो प्रॉफिट लिया, मुनाफे की कमाने के लिए हमने कभी कुछ नहीं किया। उन्होंने जो आज तक मनकोटिया ने जो संपत्ति बेची है उसमें उनका कितना कैपिटल गेन हुआ और कितना उन्होंने टैक्स दिया, राजस्थान में,
होशियारपुर में या हिमाचल में जहां जहां उन्होंने जमीनें बेची, उनमें कितना टैक्स दिया, कितना कैपिटल गेन हुआ, उसके बारे में वो जानकारी रखते होंगे तो उस जानकारी निश्चित रूप से प्रेस और सारे प्रदेश के साथ साझा करें। उन्होंने ओम महल त्यारा में बनाया है, कुछ ही साल पहले बना है, हमारे देखते देखे, उसके ऊपर भी करोड़ों रुपए खर्च किए। वो पैसा कहां से आया, क्या उसका ब्यौरा उन्होंने जग जाहिर किया है? उनको होम स्टे में रजिस्ट्रेशन कराने की क्या जरूरत पड़ी? ओम पैलेस को होम स्टे में रजिस्टर कराया हुआ है, तो क्या उनको ये अपने घर की जानकारी है? क्योंकि कभी भी कोई अपना कंस्ट्रक्शन करता है तो उसका स्पेशली पॉलिटिकल लोग उसका हिसाब किताब रखते हैं। मेरा मकान बना तब भी मैंने पूरी फाइल अपनी बनाई थी, कितने का बना, कितना क्या हुआ, आज मेरा होटल बन रहा है, उसकी पूरी फाइल हम लोग मेंटेन करते हैं। इसी तरीके से वो बताएं कि महाल नाहलन मोजा बनाला शाहपुर में 2003 में जमीन खरीदी थी। और मुझे ठीक से पता है कि कांग्रेस के कार्यकर्ता को इमोशनल करके कि यहाँ तो राजीव गांधी ट्रस्ट बनाएंगे, थोड़ी जमीन मिल जाए तो राजीव गांधी ट्रस्ट बनना चाहिए, वो स्मारक, राजीव गांधी स्मारक। तो उसमें जो मेन रोड शाहपुर है उसमें 1 किलोमीटर अंदर ही मेन रोड पे वो सड़क है, 15 कनाल जमीन 3 लाख में वो बता रहे मैंने खरीदी। और उसको बाद में जो है 2009 में उन्होंने कहा मात्र 5 लाख में मैंने बेच दी। तो क्या वो बताने की कृपा करेंगे जमीन का एक्चुअल रेट क्या है, क्या था और एक्चुअली कितने में उसे बेचा गया? आज शाहपुर का एक एक व्यक्ति उसको ठीक से जानता है, मुझे बोलने की जरूरत नहीं। ऑफिशियली 3 में खरीदा, 5 में बेचा, जो भी होगा, लेकिन शाहपुर के चाहे वो भाजपा के लोग हों, चाहे वो कांग्रेस के लोग हों, चाहे उनके साथ किसी भी तरीके से जुड़े हुए, आज वो बताएं अगर वो राजीव गांधी ट्रस्ट के नाम से स्मारक के नाम से ली गई तो उसको राजीव गांधी ट्रस्ट क्यों नहीं बनाया? आज वो लोग भी उसमें हैं, उनमें आज दिन तक भी गुस्सा है कि हमारे से जमीन लेकर और जो है सस्ती जमीन लेके उसको कैसे उसको मैनिपुलेट किया गया, ना राजीव गांधी का स्मारक बना, ना उसमें कोई बात हुई। इसी के साथ उनके परिवार ने मकलोडगंज में ग्रीन लैंड में टूरिज्म प्रोजेक्ट्स चला रखे हैं, ग्रीन बेल्ट में। और क्या वहां पर पेड़ थे या वो पेड़ कहाँ गए? क्या उसमें कोई परमिशन ली गई? क्योंकि ग्रीन बेल्ट तो तभी आता है ना, अच्छा ग्रीन बेल्ट होगा तभी। और वहां पे उन्होंने जो मकलोडगंज में टूरिज्म प्रोजेक्ट चला रखे हैं और वहां पर सरकारी परमिशन ली गई कि नहीं लेगी? क्या उन्होंने मंत्री रहते हुए अपनी किसी उसका दुरुपयोग किया अपनी पावर्स का? ये उसका इसके बारे में वो क्लैरिटी दे, बताएं कि इसमें क्या सच्चाई है, हमें अवगत कराएं। इसी तरीके से मनकोटिया जी को नैतिकता की बातें करने का मुझे लगता है कोई अधिकार नहीं। उनका इतिहास इसका गवाह है। कृपा जो सूचना उनके पास थी मीडिया से उन्होंने शेयर की, उसका मैं पूछना चाहती हूँ सोर्स क्या था? जो पुलिंदा उनके पास था जिसपे उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसका सोर्स बताने की कृपा करें। क्या उन्होंने अपने आप आरटीआई में ये जानकारी ली थी? तो बताएं किस किस ऑफिस से और कब कब ये जानकारी ली? या वो फिर यही कहेंगे वीरभद्र की सीडी की तरह कि मेरे दरवाजे पे कोई छोड़ गया, इस तरह का मजाक करेंगे? उनको बताना चाहिए कोई इतना बड़ा पुलिंदा लेके बैठे थे, क्योंकि ऑनलाइन क्या उपलब्ध होता है वो भी पता है, और जो बाकी पर्चे डिटेल्स जो हैं रजिस्ट्री की या बाकी चीजें हैं उनको किसने उपलब्ध करवाया, उन्होंने कहाँ से उपलब्ध हुई? मुझे लगता है उनको जनता को बताना चाहिए कि उनके पास ये चीजें कहाँ से उपलब्ध हुई हैं। मुझे लगता है आज मुझे इतना ही आपसे कहना है, आपसे मैं इतना ही रूबरू होना चाहिए, और बाकी मेरी जो कानूनी प्रक्रिया जब पूरी हो जाएगी उसके बाद बाकी बातें जो है मैं आपसे शेयर करूंगी। निश्चित रूप से बाकी और डिटेल जो है वो आपके ध्यान में लाया जाएगा। आपका धन्यवाद। पिया तो रखे सा अभिमान, पिया तो
बीती यादों से नाता सहेजना सीखा, हाथ थाम कर जिनके चलना सीखा। गिरने लगती जब तो उनसे संभलना सीखा। पिया तो रखे साया अभिमान, उनकी डांट से खुद को तराशना सीखा। पिया तो घर से दूर होकर भी दिल को हमेशा यह एहसास रहता है, उनका प्यार और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल।